महिलांना आरक्षणाची चर्चा आता सुरू आहे. मात्र अनेक महिला ज्यांना खरं तर आरक्षण मिळालं नाही, परंतु तरीही ते राजकारणात आलेले आहेत आणि त्यातीलच एक आहे प्रीती शर्मा मेनन. त्यांच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं नमस्कार. मध्ये. खरं तर राजकारणात आरक्षण मिळावं अशी चर्चा आता सुरू झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मिळालेलं आहे. पण तुम्हीही राजकारणात आहात. खरं कशी सुरुवात झाली? म्हणजे आधीपासूनच ठरवलं होतं की तुम्ही राजकारणात येणार आहात? नाही नाही, बिलकुल नाही. असं म्हणजे कल्पना सुद्धा नव्हती की मी राजकारणात येणार. हे सगळं म्हणजे ऍक्सिडेंटल पॉलिटिशियन आहे मी. मग लहानपणी काय ठरवलं होतं, नक्की काय करायचंय म्हणून? बचपन मेरा काफी साधारण था. मुंबई में रहने वाले हिंदी भाषी लोग, तर अपर क्लास, थोड़ा सवर्णा ब्राह्मण फैमिली, एक दूसरी दुनिया में रहती है. ब्राह्मण फैमिलीज में क्या होता है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक सेंस ऑफ प्रिविलेज होती है, चाहे इनकम ज्यादा ना हो, और उसकी वजह से एक लाइफ में कॉन्फिडेंस होता है, ईज होती है, अच्छी जिंदगी थी. लेकिन थैंकफुली पढ़े लिखे होने की वजह से मेरे माता पिता बहुत आजाद ख्यालात के थे, और वो जो हमारी तकियानुसी सोच थी ब्राह्मण कम्युनिटी की और जो हमारे रिश्तेदारों की, खानदानों की थी, वो उससे हटके थे. और सबसे बड़ा फर्क आई थिंक मुंबई में हर लड़की के नसीब में होता है जो यहाँ पढ़ती है, जो एजुकेशन है हमारी, वो बहुत ही इंक्लूसिव है. हम जब स्कूल में, कॉलेज में, साधारण स्कूल कॉलेजेस में पढ़े, लेकिन यहाँ पे हर वर्ग के, हर भाषा के, हर जाति के, हर धर्म के लोग थे. और कभी स्कूलों में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप एक किस्म के इंसान हो, आप एक भारतीय हो, आप एक मुंबईकर हो. इसके अलावा कभी और सोच थी ही नहीं. तो ये जो एजुकेशन है, ये एक्चुअली हमें रास्ता दिखाती है कि हम कौन बनने वाले हैं. हमारी एजुकेशन की वजह से जो भी हमारे घर के दायरे होते हैं, घर की, जो किसी के भी घर की, कम्युनिटी की सोच होती है, वो कहीं ना कहीं हमें सीमित करती है. वो हमें एक ढाल में ढालना चाहती है, हमें एक तरीके का इंसान बनाना चाहती है. लेकिन शिक्षण हमें ग्लोबल सिटीजन बनाता है. शिक्षण हमें इसकी हिम्मत देता है कि हम लोगों को वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम ट्रीट होना चाहते हैं, कि हम अपने ही अधिकार के लिए ना लड़े, बाकियों के अधिकार के लिए भी लड़े. हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, तो एक प्रेयर होता था, उसमें एक लाइन है जो मेरे दिमाग में हर मिनट रहती है. गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, करेज टू स्पीक, करेज टू फाइट फॉर ऑनेस्टी, गुडनेस, जस्टिस एंड ट्रूथ. तो ये जो अंदर वैल्यूज इंस्टिल होती हैं एजुकेशन से, आई थिंक यही डेस्टिनी होती है, यही तय करते हैं कि तुम आगे जाके क्या बनोगे. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण जो हमारा महाराष्ट्र है, वहां पे आज भी बहुत सारी लड़कियां जो है वो शिक्षा के जा ही नहीं पाती, मतलब स्कूल में ही जा नहीं पाती. ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ चुके हैं. ऐसे महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट करना या फिर उन लोगों के लिए काम करना, ये आप कैसे, फिर आपने तय किया कि अभी इनके लिए भी हम लोगों को काम करना है? ये तो बहुत बाद में आया जिंदगी में. मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ऑर्डिनरी जॉब, करियर करते हुए निकाल दी. तो मुंबई में एक, मैं फिर से कहूंगी कि मुंबई की जिंदगी एक प्रिविलेज जिंदगी है, या ये कह सकते हैं कि मुंबई की जिंदगी एक रोल मॉडल है देश के लिए, जहां पे आपको कभी ऐसा नहीं फील किया जाता कि आप एक महिला हैं इसीलिए आपके साथ दुर्व्यवहार होगा. आप लोकल ट्रेन में हक से जाती हो, आप फुटपाथ पे हक कंधा से कंधा मिला के जाते हो, आप घरों में, आप ऑफिसेज में कंधे से कंधा मिला के काम करते हो. ये मुंबई का कल्चर रहा है. इस कल्चर की वजह से हमें बहुत हिम्मत मिली. मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थी अपनी पूरी जिंदगी. मेरा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस था, वो बिजनेस मैंने सक्सेसफुली बेचा. लेकिन जब मैं बिजनेस कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि महिला होना एक प्रिविलेज है. मुंबई में आपको लोग ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, आपके लिए दरवाजा भी खोलेंगे, आपको नेगोशिएट भी थोड़ा जेंटली करेंगे. तो आपको अपनी पेमेंट्स मिलने में, नेगोशिएशंस मिलने में, डील्स मिलने में लोग तमीज से पेश आते हैं. कोई मतलब ऐसे क्रूड ट्रीटमेंट नहीं होती थी. तो मुंबई का कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक इंसुलेटेड वर्ल्ड जरूर है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो एजुकेशन, जो अपॉर्च्युनिटीज महिलाओं को मुंबई में मिली, ये पूरे देश में हर महिलाओं को मिले. महाराष्ट्राच्या गावी गावी हे कल्चर पसरू शकतो, कारण हे आमचं महाराष्ट्रीयनच कल्चर आहे. मुंबईमध्ये हे कल्चर आला कुठून?
हे महाराष्ट्रात एक महिलांना सन्मान देण्याची पद्धत म्हणजे कायमचीच आहे. शिवाजी महाराज आणि जिजाबाई माताने तर केलंच आहे, पण सावित्रीबाई फुले इतकेच एक्झाम्पल आहे आमच्याकडे की आमच्या राज्यात महिलांना रिस्पेक्ट देण्याची पद्धत आहे. आणि ही मुंबईमध्ये माझी प्रिव्हिलेज होती की मला भेटली, आणि ही आम्हाला अख्खा राज्यात आमच्या महाराष्ट्रात म्हणजे हे खूप गरजेचं है कि आम्ही हे पसरू शको. एंड यही है एक तरीका जिससे हम हमारे देश की इतनी सारी दिक्कतों को ठीक कर पाएंगे. अच्छा शिक्षण, महिलाओं के लिए इज्जत, ये दो जो चीजें हैं, अगर ये बच्चे बच्चे गांव गांव तक पहुंच गई तो फिर इस देश की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी. महिलांसाठी टॅक्सीचा प्रयोग हा खरं जर तुम्ही केला आणि जो मुंबईत पहिल्यांदा झालेला होता, तर त्या प्रयोगाबद्दल थोडंसं सांगताल? तर असं आहे ना, जेव्हा माझं म्हणजे कॉर्पोरेट करिअर मला झालं की आता बस झाला, फार म्हणजे केलंय ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये 20 वर्ष झाले होते, 20-22 वर्ष. आता मला वाटतं आता पुन्हा मला ते करायचं नव्हतं. तर मला असं वाटलं की आम्ही एक काहीतरी असा आयडिया आणू की ज्याच्याशी समाजात बदलाव आणू शकतो. महिलाओं को हम इंक्लूड तब कर पाएंगे जब उनके पास एक ऐसी स्किल होगी जिससे उनको कभी भी नौकरी मिल सकती है, और एक ऐसी स्किल होगी जिससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है. एक ऐसी सैलरी हो जिसकी वजह से वो बैंक अकाउंट खोल सके, आगे जाके जिंदगी में क्रेडिट कार्ड ले सके. ऐसे टाइप की स्किल चाहिए थी. तो मुझे लगा कि महिला टैक्सी ड्राइविंग ये एक बहुत ही मुझे लगा उस समय के बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है. हमने अराउंड 200-225 लड़कियों को टैक्सी ड्राइवर बनाया. और टैक्सी ड्राइवर बनाना मतलब ये नहीं कि लाइसेंस दे देना, क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस तो आपको 30 दिन में मिल जाता है. टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए कम से कम 4 महीने की ट्रेनिंग लगती है. हर तरीके में चलाना, हर रास्ते पे चलाना, गाड़ी को समझना, टायर बदलना, कोई प्रॉब्लम आई है समझना कि मेरा क्लच का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाना. सेल्फ डिफेंस आना, क्योंकि आप हर समय रास्ते पे हो. कस्टमर सर्विस आना, कस्टमर से कैसे पेश आना, हिसाब करना, गणित करना, बहुत सारी चीजें मिलके एक महिला को टैक्सी ड्राइवर बनाती हैं. तो ये ट्रेनिंग 4 महीने की लंबी ट्रेनिंग होती है. हमने कई लड़कियों को ट्रेन किया. बिजनेस हमारा छोटा ही था, 25 टैक्सीज का, लेकिन ये मॉडल पर से ठीक नहीं था. फ्लीट टैक्सी जिसमें आप टैक्सी ओन करते हो और आप ड्राइवर्स को पगार देके रखते हो, ये फाइनेंशियली सक्सेसफुल मॉडल नहीं है. बड़ी बड़ी हजारों टैक्सियों की कंपनी जैसे टैब कैब, मेगा कैब सब फेल हो गई. तो हमारी वीरा कैब तो छोटी सी थी, तो वीरा कैब सक्सेसफुल नहीं रही. लेकिन वो जो महिलाओं ने ड्राइविंग सीखी और वो आज भी ड्राइविंग करके उन्होंने अपने खानदान का, अपने फैमिली का स्तर बढ़ा लिया है, अपनी घर में एक पहचान बना ली है, वो एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है. और मुझे लगता है कि उसको रिपीट करना, उसको देश भर में लेके जाना बहुत जरूरी है. महिलाएं खुद को सशक्त फील करें, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? कोई आसान जवाब नहीं है. सबसे पहला जवाब तो शुरू होता है कि महिला को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसमें पुरुषों से ज्यादा शक्ति है. ओके, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम घर भी चलाती हो, धंधा भी करती हो, पॉलिटिक्स में भी हो, कैसे करती हो 3 काम. और कभी कभी लोग बोलते हैं कि आदमियों को भी घर चलाना चाहिए. बिल्कुल चलाना चाहिए. मेरे गृह परिवार के लोग, मेरे परिवार के जो आदमी हैं, वो काफी घर में काम करते हैं. लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महिला की ही होती है कि घर पे सबके टेबल पे खाना हो, सबके नए कपड़े आ जाएं, त्योहार पे, शादियों पे, लेना देना जो भी करना है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो एक प्रिविलेज मानती हूँ, क्योंकि मुझे में ये काबिलियत है कि मैं केयर गिवर बन के ये सब कर सकूं. लेकिन मुझे इतनी काबिलियत है कि मैं ये भी कर सकती हूँ और मैं बाहर की दुनिया भी संभाल सकती हूँ. तो सबसे पहले महिलाओं को पहचानना चाहिए कि उनमें ये ताकत है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं. हर साधारण महिला में असाधारण काम करने की हिम्मत होती है, और वो हमें अपने अंदर पहचानना चाहिए. और आज जिस देश में इतनी जागरूकता आ रही है, मैं ये नहीं कहती कि पूरा देश सुधर गया है, लेकिन बहुत अच्छे मर्द हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं हमारे परिवारों में, हमारे जानकारों में, जो हमारी मदद करने के लिए, हमारे से कंधा कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं. उनके साथ मिलके हमको बाहर निकलने की हिम्मत करनी चाहिए. हम में काबिलियत है, हम बहुत कुछ कर सकती हैं. बिजनेस वुमेन, गृहिणी और अभी पॉलिटिक्स, तो बेसिकली पॉलिटिक्स में कैसे आए? कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पॉलिटिक्स, ये एक्चुअली बहुत दो चीजें हैं अलग अलग. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ समय पहले, 10 साल पहले, 10 ईयर चैलेंज, एक ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि एक
साधारण गृहिणी या एक ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास लेडी कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोच सकती है? यह संभव हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से। ये जो मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये आम जनता की मूवमेंट थी। मुझ जैसा इंसान जो कभी किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं गया, जिसने कभी लाइफ में सोशल वर्क में नहीं इन्वॉल्व हुआ या कोई भी पब्लिक एक्टिविटी में नहीं, सुबह उठो, काम पे जाओ, नौकरी करो, घर आओ, परिवार का देखो, सो जाओ, एक बहुत सिंपल जिंदगी से एक बहुत ही बोल्ड स्टेप हमने लिया। क्योंकि जब अन्ना हजारे ने कॉल दी कि सबको अभी बाहर निकलना पड़ेगा, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, उससे इंस्पायर होके हम पहुंच गए आजाद मैदान। और जब सवाल उठा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा दे सकते हैं, तो एक हाथ उठा लिया हमने कि हाँ भाई हम कर देते हैं कुछ काम। और करते करते फिर इतना काम करने लग गए कि वो मूवमेंट हमारी हो गई, हम मूवमेंट के हो गए और वही मूवमेंट पॉलिटिक्स में बदल गई। और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पॉलिटिक्स में आने की, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल आइडिया होता है कि एक पॉलिटिशियन है, उसका एक वंश होता है पॉलिटिशियंस का, और उसके साथ गुंडे होते हैं, गनमैन होते हैं, गाड़ियां होते हैं, वो तो आम आदमी पार्टी में कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी में जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं। तो जब हमने शुरुआत की एक मीरा सान्याल जी के साथ काम करते हुए, एक अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते हुए, एक मीडिया पर्सन मनीष सिसोदिया के साथ काम करते हुए, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि आप पॉलिटिशियंस के साथ काम कर रहे हो। ऐसा लगा कि आप प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हो। और एक आईएसी और आप में कभी महिलाओं को ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं महसूस हुआ कि वो डिफरेंट है। कभी मतलब मैं ये नहीं सोचती, कितनी बार स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती थी, जब मैं महाराष्ट्र स्टेट एग्जीक्यूटिव में होती थी, अगर अंजलि ट्रैवल कर रही होती थी तो मैं अकेली और कम से कम 15 मेल होते थे। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं कि ये महिला है और वो पुरुष है। हम सब स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। एक्चुअली कहा तो ऐसे जाता है कि जब तक पॉलिटिक्स में आपके पिता या फिर भाई बिल्कुल या फिर कोई नहीं हो तो आप मतलब ये साधारण लड़कियों का, बेसिकली लड़कियों का, औरतों का काम नहीं है, औरतें जा ही नहीं सकती। देखिए ये ना एक हेगेमोनी है, ये एक सोच है जो पॉलिटिशियंस ने जानबूझ के क्रिएट की है। महाराष्ट्रात त्यांनी काय केलं आहे, 25 वर्षापासून त्यांनी इलेक्शन कॉलेजेस मध्ये अडकून ठेवले आहे, त्यांनी समाप्त केले आहे। आता लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन होईल, ती लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये सुद्धा असते ना, पण तिकडे सुद्धा तिकडे म्हणजे जिकडे म्हणतात की क्राईम इतकी जास्त आहे ते कॉलेज इलेक्शन्स करतात ना। कारण इकडचे जे पॉलिटिशियन्स आहे महाराष्ट्राचे, त्यांना हवं आहे की कोणताही नवीन प्राणी त्यांच्या प्रोफेशन मध्ये येऊ नको। त्यांनी हे सगळे म्हणजे एक इमेज क्रिएट कर ली है कि या तो आप पॉलिटिशियन के खानदान से हो, या आप उसके चमचे या उसके साथियों में से हो, या आपका कोई ऐसा बड़ा धंधा या गुंडागर्दी हो कि आपको उसमें टिकट मिले। तो उन्होंने एक उसको पॉलिटिक्स में को ऐसे अलग करके रख दिया कि आम इंसान सोचता है नहीं नहीं पॉलिटिक्स गंदी चीज है, हमें जाना नहीं चाहिए। उल्टा पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे बस अच्छे जनों को होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तय करती है कि आपकी और मेरी जिंदगी कैसी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे टेबल पे क्या रोटी आएगी, हमें क्या नौकरी मिलेगी, ये पॉलिटिक्स तय करती है। अगर हमारे सारे जिंदगी के प्रश्न पॉलिटिक्स से छूटते हैं तो बहुत जरूरी है कि साधारण लोगों को, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये हम सोचते नहीं थे, इस मूवमेंट ने हमें सोचवाया। और हमारा एग्जाम्पल है, दिल्ली में आज 67 एमएलएज हैं। वो एमएलएज मतलब उनमें से एक तो 25 साल का था, एंड एक मराठी है दिल्ली में एमएलए प्रकाश। तो साधारण लोग जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स सोचा नहीं था एमएलए बन गए, बिना पैसे के बन गए। तो ये पॉसिबल है, ये प्रूव हो चुका है। और इसीलिए मेरी तो अपील रहेगी लोगों को कि जब तक आप अच्छे लोग अंदर नहीं आओगे, ये गंदे लोग गंदे काम ही करेंगे। कितना जरूरी है महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में आना? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारी जिंदगी पॉलिटिक्स चलाता है। ये जो कानून बनते हैं, इससे तय होता है कि हमारी जिंदगी में क्या होगा। हमारे आटे दाल के भाव, हमारी नौकरियां, हमारे एंजॉयमेंट, हमारी मूवीज, हम क्या देखते हैं, हम क्या खाते हैं, आज तो हम क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिशियंस तय करते हैं। तो ये जो कानून बनते हैं, ये ज्यादातर आदमी बना रहे हैं। इन कानूनों में एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है हर कानून को लेके, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का कानून क्यों ना हो, उसमें महिलाओं का पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि महिलाओं को क्या सुविधाएं चाहिए। आप स्वच्छ भारत कर रहे हो, पहले उसमें महिलाओं की क्या सोच है उसको इंक्लूड करो। आप स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन के कोर्सेज
बना रहे हो, हमसे पूछिए हमें और हमारे बच्चों को क्या चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस देश का भविष्य हमें तय करना है, उसमें महिलाओं को इक्वल सहभाग होना बहुत जरुरी है। जितने मेल लॉ मेकर्स हैं उतने ही फीमेल लॉ मेकर्स होणे चाहिए, म्हणजे जितके आमदार पुरुष आहेत तितकी महिला हवी आहे। कारण आमच्या राज्याचे जे सगळे निर्णय आहेत त्याच्यात आम्हाला 50% सहभागी होणं हे खूप गरजेचं आहे, कारण हे जे आसमान आहे ना त्याच्या खाली 50% आमची पॉप्युलेशन आहे। आपलं भविष्य आपण खरं तर कसं ठरवू शकतो आणि ते ठरवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे हे आज प्रीती मॅडमने आपल्याला सांगितलं। आणि त्यासाठी खरं तर महिलांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे, स्वतःला एम्पॉवर केलं पाहिजे, स्वतःला जे आहे ते सशक्त केलं पाहिजे। आदर्श आपण इकडे तिकडे बघतो तर मला असं वाटतं की प्रीती मॅडमच्या रूपाने आपल्याला नक्कीच आदर्श आहे, कारण गृहिणीपासून ते राजकारणापर्यंत त्यांचा प्रवास झालेला आहे आणि पुढेही नक्कीच त्यांचा प्रवास अगदी सुखकर होईल आणि इतर महिलांनाही त्यासाठी नक्की मदत मिळेल। नमस्कार प्रीतीताई, तुम्ही थँक्यू सो मच आमच्या शो मध्ये आलात आणि आमच्या महिलांना इतकं प्रेरणादायी शब्दांमध्ये त्यांना उत्स्फूर्त केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। धन्यवाद। तुमच्या चॅनलला खूप खूप अभिनंदन। महिलांच्या इश्यूजवर फोकस नेहमीच ठेवावा। थँक्यू सो मच।